2014 में जब सरकारें बदली तो 2016 से मस्जिदों के सामने भगवान शिफ्ट होना शुरू हो गए। रामनवमी 2016 में पहली बार बिहार और दूसरे स्टेट्स में रिपोर्ट किया गया था। तकरीबन 12-13 शहरों में 18 में दंगे भी हुए कि उससे उस दौर में लगभग 18 तक ये माहौल बन गया था कि अब रामनवमी के और दूसरे नवरात्रि के फेस्टिवल्स में मस्जिदों से निकलकर मंदिरों से भगवान निकलकर मस्जिद के सामने शिफ्ट कर जाएंगे। और उस शिफ्ट होने को और उस पूरे प्रोसेस पे लगातार ये रिपोर्ट्स आती रही कि ये तमाम चीजों जो चल रही हैं। 2018 में जब बिहार में नवरात्रा में ये दंगे, रामनवमी में ये दंगे हुए मार्च 28 और 29 2018 में, तो एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने बताया कि इन यात्राओं के लिए पूरे बिहार में 2 लाख तलवारें बांटी गई। फिर हमने 2016 के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे वेस्टर्न यूपी में देखे कि किस तरह से दुर्गा वाहिनी और दूसरे संगठन के लोगों ने आर्म्स ट्रेनिंग के नाम पर महिलाओं की, बच्चियों की, युवतियों की, लड़कियों की आर्म्स ट्रेनिंग के नाम पर एक कैंप लगाए गए और उन कैंप का समापन जो है वो जिस तरह से होता है उसका अंदाजा मेरे ख्याल से अब 2025 में हम सबको है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जहां पर खाने पीने के सामानों से लेकर लैंड से लेकर हर इशू पे जिस पर मुसलमान कुछ अपना बात करना चाहेगा, फूड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, शरबत जिहाद तक पहुंचा दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में मीडिया के 2 पहिए हमारे सामने नजर आते हैं। एक पहिया तो कारपोरेट मीडिया का है और एक पहिया जो है वो आप सबका है, जो इस वातावरण को हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो कारपोरेट मीडिया का साइज है और अटैक का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आप सबके बीच में मुस्लिम मिरर की तरफ से आज इस चर्चा में हम लोग मीडिया के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में को शुरू करने के लिए दावत देता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं गौतम लहरी साहब को, जो कि बहुत प्रोमिनेंट सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पीसीआई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। मैं गौतम लहरी दास से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आज की इस चर्चा का, आज की इस बातचीत का प्रारंभ करें। बहुत शुक्रिया गौतम लहरी दास। इस पूरे प्रोसेस में जो हमने गिरावट देखी उसमें सबसे ज्यादा छेड़छाड़ तथ्यों और इतिहास के साथ में हुई कि जिसकी जो मर्जी आ रही है, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे बैठा हुआ न्यूज रूम में एंकर और ग्राउंड में रिपोर्टर तक रोज एक नया इतिहास लिखते हैं और जो लोग इतिहास में काम करना चाहते हैं उनके खिलाफ माहौल बनाते हैं। जो लोग न्यूज में फैक्ट चेक कर रहे हैं उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं, जो लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। तो असल इस समय जो मेन स्ट्रीम जिसको हम मीडिया कहते हैं, हालांकि अब हम लोगों ने उसको मेन स्ट्रीम मानना छोड़ दिया है। मेन स्ट्रीम तो मीडिया वही है जो मुख्य जनमानस की बात अपने लोगों के बीच में रखे। तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है बल्कि वो कारपोरेट मीडिया है, टीआरपी के धंधे को चलाने के लिए तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में मीडिया की जो सबसे ज्यादा जिस चीज में डाउट क्रिएट हुआ वो है मीडिया की क्रेडिबिलिटी। तथ्यों के साथ में, इतिहास के साथ में सबसे ज्यादा छेड़खानी हुई। जिस तरह से हमने मीडिया में मुसलमानों के प्रति इस्लामोफोबिया, तो ये है कि एक नफरत को ऑटोमेटिकली आपने पाल लेना या एक ओपिनियन सेट कर लेना कि इससे हमें खतरा है। 1992 में पोस्ट बाबरी रॉयड जो है हैदराबाद में एक सीरत का प्रोग्राम हुआ। सीरत मतलब जो प्रॉफिट है उनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन हुआ, उसको उर्दू में सीरत पाक कहते हैं। एक अंग्रेजी के पत्रकार ने उसमें एक रिपोर्ट बनाई कि गुडनेस ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया।
ऑर्गेनाइजर को उस टाइम पकड़ लिया गया और कोटा लगाया गया उसके ऊपर, और वो 8 साल के बाद जेल से छूटा। वो मैंने चार्जशीट खुद पढ़ी है इसलिए बता रहा हूं। नजीब अहमद जो है वो जेएनयू से गायब हुए और आज तक गायब हैं। उनके लैपटॉप को जिस दिन दिल्ली पुलिस ने सीज किया, अगले दिन शाम में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर चलाई कि नजीब अहमद जो है वो आईएसआईएस की वेबसाइट देखते थे और आईएसआईएस से उनका इंक्लाइनेशन। उनकी टाइम्स की इस खबर के बाद पूरे मीडिया हाउसेस ने, इंडिया टुडे ने और दूसरे प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस ने एक इमेजिनरी फोटो निकाल ली जिसमें एक लड़का उसी तरह की शक्ल का कहीं इराक या सीरिया में उसकी फोटो है, और उन्होंने हर जगह उसको सर्कुलेट कर दिया कि यहाँ पर जेएनयू के स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के लोग उसके लिए मूवमेंट चला रहे हैं और वो आईएसआईएस ज्वाइन कर चुका है। और ये सब जगह आपको मिल जाएगी वो तस्वीर। बाद में हम लोगों ने जब दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर का घेराव किया, टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग का घेराव किया, तो शाम के टाइम दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमने लैपटॉप सिर्फ कब्जे में लिया है, अभी तक तो इसकी जांच भी नहीं हुई, और वो खबर आ चुकी थी। फिर हम लोगों ने केस किया मानहानि का, तो जज साहब ने कहा कि यार ये छोटी मोटी तो बातें होती रहती हैं, इसमें क्या मानहानि का मामला। वो मुकदमा आज भी चल रहा है, तकरीबन 10 साल होने को, 8 साल होने को आ रहे हैं। तो ये पूरी सूरत हाल कि सिर्फ एक मीडिया स्टोरी से किसी की जिंदगियां कैसे खराब होती हैं, दसियों इसके एग्जाम्पल्स हैं। 2014 में जब सरकारें बदली तो 2016 से मस्जिदों के सामने भगवान शिफ्ट होना शुरू हो गए। रामनवमी 2016 में पहली बार बिहार और दूसरे स्टेट्स में रिपोर्ट किया गया था, तकरीबन 12-13 शहरों में, 18 में दंगे भी हुए, कि उससे उस दौर में लगभग 18 तक ये माहौल बन गया था कि अब रामनवमी के और दूसरे नवरात्रि के फेस्टिवल्स में मस्जिदों से निकलकर मंदिरों से भगवान निकलकर मस्जिद के सामने शिफ्ट कर जाएंगे। और उस शिफ्ट होने को और उस पूरे प्रोसेस पे लगातार ये रिपोर्ट्स आती रही कि ये तमाम चीजों जो चल रही हैं। 2018 में जब बिहार में नवरात्रा में ये दंगे, रामनवमी में ये दंगे हुए, मार्च 28 और 29 2018 में, तो एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने बताया कि इन यात्राओं के लिए पूरे बिहार में 2 लाख तलवारें बांटी गई। फिर हमने 2016 के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे वेस्टर्न यूपी में देखे कि किस तरह से दुर्गा वाहिनी और दूसरे संगठन के लोगों ने आर्म्स ट्रेनिंग के नाम पर महिलाओं की, बच्चियों की, युवतियों की, लड़कियों की आर्म्स ट्रेनिंग के नाम पर एक कैंप लगाए गए, और उन कैंप का समापन जो है वो जिस तरह से होता है उसका अंदाजा मेरे ख्याल से अब 2025 में हम सबको है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जहां पर खाने पीने के सामानों से लेकर, लैंड से लेकर, हर इशू पे जिस पर मुसलमान कुछ अपना बात करना चाहेगा, फूड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, शरबत जिहाद तक पहुंचा दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में मीडिया के 2 पहिए हमारे सामने नजर आते हैं। एक पहिया तो कारपोरेट मीडिया का है और एक पहिया जो है वो आप सबका है, जो इस वातावरण को हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो कारपोरेट मीडिया का साइज है और अटैक का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आप सबके बीच में मुस्लिम मिरर की तरफ से आज इस चर्चा में हम लोग मीडिया के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में को शुरू करने के लिए दावत देता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं गौतम लहरी साहब को, जो कि बहुत प्रोमिनेंट सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पीसीआई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। मैं गौतम लहरी दा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आज की इस चर्चा का, आज की इस बातचीत का प्रारंभ करें। बहुत शुक्रिया गौतम लहरी दा। इस पूरे प्रोसेस में जो हमने गिरावट देखी
उसमें सबसे ज्यादा छेड़छाड़ तथ्यों और इतिहास के साथ में हुई कि जिसकी जो मर्जी आ रही है, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे बैठा हुआ न्यूज रूम में एंकर और ग्राउंड में रिपोर्टर तक रोज एक नया इतिहास लिखते हैं और जो लोग इतिहास में काम करना चाहते हैं उनके खिलाफ माहौल बनाते हैं। जो लोग न्यूज में फैक्ट चेक कर रहे हैं उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं, जो लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। तो असल इस समय जो मेन स्ट्रीम जिसको हम मीडिया कहते हैं, हालांकि अब हम लोगों ने उसको मेन स्ट्रीम मानना छोड़ दिया है। मेन स्ट्रीम तो मीडिया वही है जो मुख्य जनमानस की बात अपने लोगों के बीच में रखे। तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है बल्कि वो कारपोरेट मीडिया है, टीआरपी के धंधे को चलाने के लिए तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में मीडिया की जो सबसे ज्यादा जिस चीज में डाउट क्रिएट हुआ वो है मीडिया की क्रेडिबिलिटी। तथ्यों के साथ में, इतिहास के साथ में सबसे ज्यादा छेड़खानी हुई। जिस तरह से हमने मीडिया में मुसलमानों के प्रति इस्लामोफोबिया, तो ये है कि एक नफरत को ऑटोमेटिकली आपने पाल लेना या एक ओपिनियन सेट कर लेना कि इससे हमें खतरा है। 1992 में पोस्ट बाबरी रॉयड जो है हैदराबाद में एक सीरत का प्रोग्राम हुआ। सीरत मतलब जो प्रॉफिट है उनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन हुआ, उसको उर्दू में सीरत पाक कहते हैं। एक अंग्रेजी के पत्रकार ने उसमें एक रिपोर्ट बनाई कि गुडनेस ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइजर को उस टाइम पकड़ लिया गया और कोटा लगाया गया उसके ऊपर और वो 8 साल के बाद जेल से छूटा। वो मैंने चार्जशीट खुद पढ़ी है इसलिए बता रहा हूं। नजीब अहमद जो है वो जेएनयू से गायब हुए और आज तक गायब हैं। उनके लैपटॉप को जिस दिन दिल्ली पुलिस ने सीज किया, अगले दिन शाम में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर चलाई कि नजीब अहमद जो है वो आईएसआईएस की वेबसाइट देखते थे और आईएसआईएस से उनका इंक्लाइनेशन। उनकी टाइम्स की इस खबर के बाद पूरे मीडिया हाउसेस ने, इंडिया टुडे ने और दूसरे प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस ने एक इमेजिनरी फोटो निकाली जिसमें एक लड़का उसी तरह की शक्ल का कहीं इराक या सीरिया में उसकी फोटो है और उन्होंने हर जगह उसको सर्कुलेट कर दिया कि यहाँ पर जेएनयू के स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के लोग उसके लिए मूवमेंट चला रहे हैं और वो आईएसआईएस ज्वाइन कर चुका है। और ये सब जगह आपको मिल जाएगी वो तस्वीर। बाद में हम लोगों ने जब दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर का घेराव किया, टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग का घेराव किया, तो शाम के टाइम दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमने लैपटॉप सिर्फ कब्जे में लिया है, अभी तक तो इसकी जांच भी नहीं हुई, और वो खबर आ चुकी थी। फिर हम लोगों ने केस किया मानहानि का, तो जज साहब ने कहा कि यार ये छोटी मोटी तो बातें होती रहती हैं, इसमें क्या मानहानि का मामला। वो मुकदमा आज भी चल रहा है, तकरीबन 10 साल होने को, 8 साल होने को आ रहे हैं। तो ये पूरी सूरत हाल कि सिर्फ एक मीडिया स्टोरी से किसी की जिंदगियां कैसे खराब होती हैं, दसियों इसके एग्जाम्पल्स हैं। 2014 में जब सरकारें बदली तो 2016 से मस्जिदों के सामने भगवान शिफ्ट होना शुरू हो गए। रामनवमी 2016 में पहली बार बिहार और दूसरे स्टेट्स में रिपोर्ट किया गया था, तकरीबन 12-13 शहरों में 18 में दंगे भी हुए, कि उससे उस दौर में लगभग 18 तक ये माहौल बन गया था कि अब रामनवमी के और दूसरे नवरात्रि के फेस्टिवल्स में मस्जिदों से निकलकर भगवान, मंदिरों से भगवान निकलकर मस्जिद के सामने शिफ्ट कर जाएंगे। और उस शिफ्ट होने को और उस पूरे प्रोसेस पे लगातार ये रिपोर्ट्स आती रही कि ये तमाम चीजों जो चल रही हैं। 2018 में जब बिहार में नवरात्रा में ये दंगे, रामनवमी में ये दंगे हुए, मार्च 28 और 29 2018 में, तो एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने बताया कि इन यात्राओं के लिए पूरे बिहार में 2 लाख तलवारें बांटी गई। फिर हमने 2000, देखिए ये हमको समझना होगा कि इन पूरे प्रोसेस का, इन पूरी खबरों का असर कैसे होता है। मेरे एक साथी थे जो 2016 में जब ये लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो 2016-17 में स्ट्रीट एक्टिविज्म बहुत पीक पे था, यानी कि सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट होते थे।
मेरे एक दोस्त थे, जेएनयू से पीएचडी कर रहे थे, रहने वाले राजस्थान गंगानगर के थे, लेकिन उनकी शक्ल जो है वो दूर से देखने के बाद कोई भी आदमी ये बता सकता था कि ये कश्मीरी। 99% आप उनकी शक्ल देखने के बाद कहेंगे कि राजस्थान का नहीं आदमी, ये कश्मीरी है। हर प्रोटेस्ट में अगर हम लोगों के एक लाठी पड़ती थी तो उनके 4 पड़ती थी। पुलिस वाले हर प्रोटेस्ट में उसको जरूर मारते थे, उससे जरूर कन्फ्रंट करते थे। तो ये जो एक माइंडसेट लगातार इस पूरी फेक न्यूज इंडस्ट्री ने बिल्डअप किया है, उसको ब्रेक करने का एक असल चैलेंज है। दूसरा जो इस समय मीडिया में इस्लामोफोबिया पहुंचा हुआ है, जब हम बार बार बुलडोजर कहते हैं तो आप जितनी भी फैक्ट फाइंडिंग्स की रिपोर्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में या मालवा रीजन मध्य प्रदेश में, कहीं भी ये केसेस हुए हैं, छोटे छोटे कन्फ्रंटेशंस थे। उन छोटे कन्फ्रंटेशंस को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने बलून की तरह फुलाया न्यूज चैनल्स के जरिए, और फिर उस पर कार्रवाई बुलडोजर की करी गई। इलाहाबाद में जो मकान गिराए गए, जो मुजफ्फरनगर में गिराए गए, जो सहारनपुर में गिराए गए, वो कहीं कोई केस नहीं था। यहां तक कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं लेकिन एलाबोरेट कर रहा हूं। उज्जैन में एक देवबंदी काजी साहब मुहर्रम में बरेलवी मोहल्ले में चले गए तो लोगों ने उनका स्वागत किया, काजी साहब जिंदाबाद। काजी साहब लौट के घर को आए, उनके पास चैनल वालों के फोन आने लगे कि साहब आप जहां गए थे वहां तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। काजी साहब पाकिस्तान हो गए। सुबह 12 लोगों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनका घर तोड़ दिया गया, क्योंकि रात भर उन न्यूज चैनल ने यह दिखाया कि देश के खिलाफ नारे लगाए गए और इनके घर तोड़ देने चाहिए और इनको जेल जाना चाहिए। 12 लोग 1 साल के बाद जेल से छूटे। तो ये इस्लामोफोबिया हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। सीधा चश्मा, नजर बदलो, नजरिया बदलो।